दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदी कविता में छायावाद एक ऐसा कालखंड है जो अपने प्रकृति प्रेम, अपने सौंदर्य निरूपण, अपने आत्माभिव्यक्ति के साथ साथ न जाने ऐसी कितनी ही काव्यगत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसी छायावाद के ही समानांतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा व दूसरा हालावाद, दो ये काव्य आंदोलन भी चलते हुए दिखाई देते हैं। छायावाद के कवियों में जो छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं दोस्तों, उनमें प्रसाद, पंत, निराला व महादेवी वर्मा का नाम आता है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो है, इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि अपनी कविताओं के माध्यम से एक राष्ट्रीयता की भावना अभिव्यक्त करते हैं। दोस्तों इसी छायावाद के ही पैरेलल, इसी छायावाद के ही समानांतर एक हालावाद भी देखने को मिलता है। हालावाद में हरिवंश राय बच्चन, जो कि हालावाद के जनक कहे जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन, ये भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, इनके सरीखे रचनाकार हालावाद में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो 1918 से 1936, जिसे कुछ लोग खींच के 1938 तक लेके जाते हैं कुछ विद्वान, ये जो 18-20 सालों का कालखंड है, सिर्फ छायावाद का ही नहीं है, बल्कि हिंदी कविता में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा व हालावाद इसी कालखंड में जन्म लेते हैं, इसी कालखंड में फलते फूलते हैं। तो छायावाद के साथ साथ आज हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा व हालावाद, इन पर भी चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला में आपको इस वीडियो में आपके बीच में लेके आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के आइए इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? मैनिफेस्टो। जैसे पार्टियां जो हैं चुनाव लड़ती हैं तो सबसे पहले घोषणा पत्र लेके आती हैं, ठीक वैसे ही छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, कामायनी, ये 4 रचनाएं दी गई हैं दोस्तों। इसमें ग्रंथ छायावाद का मैनिफेस्टो नहीं कहा जाता, ग्रंथि को, गुंजन को भी नहीं कहा जाता, कामायनी को भी नहीं कहा जाता। ये जो दोस्तों पल्लव रचना है, मैथिली उनकी सुभद्रा, माफ कीजिएगा, ये पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत की जो पल्लव रचना है, इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? यानी इसमें छायावाद एक तरह से उन्होंने घोषित किया इस रचना के माध्यम से कि अब छायावाद हिंदी कविता में आ गया है। तो दोस्तों अब छायावाद पल्लव आ गया, तो पल्लव के साथ साथ एक इनकी और रचना है युगांत। 1936 की रचना है युगांत, पंत जी की। तो कभी कभार प्रश्न पूछता है कि छायावाद के समापन की घोषणा हिंदी की किस रचना में देखने को मिलती है? तो पल्लव में जहाँ घोषणा होती है छायावाद के अभ्युदय की, वहीं युगांत जो कि 1936 की रचना है पंत जी की, इसमें छायावाद के अंत की घोषणा ये करते हैं। तो इसी के साथ साथ पल्लव के साथ साथ युगांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इस दृष्टि से ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? शतरंगिणी, मधुशाला, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। फिर दूसरा मधुशाला, एकांत संगीत, शतरंगिणी, मिलन यामिनी। एकांत संगीत
मधुशाला, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, मधुशाला, शतरंगिणी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। दोस्तों इसका क्रम पूछ रहा है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्रम इसका पूछ रहा है। तो दोस्तों ये विकल्प संख्या जो 2 है ये सही है, क्योंकि मधुशाला का प्रकाशन सबसे पहले 1935 में होता है और 39 में एकांत संगीत का प्रकाशन होता है दोस्तों, और उसके बाद शतरंगिणी और मिलन यामिनी का प्रकाशन होता है। तो इस दृष्टि से ये जो दूसरा विकल्प है मधुबाला और एकांत संगीत, शतरंगिणी, मिलन यामिनी, तो ये दूसरा विकल्प अपने आप में सही है। बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी, नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती संबंधों के प्रति विद्रोह रहा है। उक्त कथन किसका है? दोस्तों छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। उनके कथन का ठीक उलट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी, नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती संबंधों के प्रति विद्रोह रहा। यह कथन किसका है दोस्तों? 4 विकल्प दिए गए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये इन्हीं का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, ये इन्हीं का कथन है। यानी डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि क्या है, ये थोथी, नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती संबंधों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण कथन ये भी है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि हुई। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि हुई, ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद मानी जाती है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद मानी जाती है? सप्तपर्णा, सांध्यगीत, दीपशिखा, रश्मि। दोस्तों सांध्यगीत, दीपशिखा और रश्मि ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद नहीं मानी जाती, बल्कि ये जो रचना है सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की, ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद मानी जाती है। तो इस दृष्टि से विकल्प संख्या A जो है ये सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद की लघुत्रयी में शामिल नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छायावाद की लघुत्रयी है ना, इसमें कौन सा कवि शामिल नहीं है? दिया है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत छायावाद की लघुत्रयी में शामिल नहीं है। तीनों वर्मा, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इन तीनों वर्मा को आप याद कर लीजिए, यही छायावाद की लघुत्रयी में शामिल हैं। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा लघुत्रयी में शामिल हैं, यानी 3 वर्मा लघुत्रयी में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अपराजिता काव्य संग्रह के लेखक कौन है? बहुत बार यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अपराजिता काव्य संग्रह, अपराजिता कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नरेंद्र शर्मा, सुमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर और रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो दोस्तों अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी का बायरन कहा जाता है? हिंदी का बायरन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी का बायरन कहा जाता है? दोस्तों बायरन जो हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि थे। यानी जैसे अब बायरन को आप नहीं जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं आप पढ़े हैं, तो जिस तरह से हरिवंश राय बच्चन की काव्य शैली थी, जिस तरह से उनका कथ्य था, कुछ उसी तरह से अंग्रेजी के कवि थे बायरन, ये भी लिखा करते थे। और
तो ये जो दूसरा विकल्प है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया। हरिवंश राय बच्चन ये हिंदी के बायरन कहे जाते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, ब से बायरन और ब से बच्चन, है ना। तो ब स्क्वायर, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है। दोस्तों, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, मधुशाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला और पलाशवन। तो बहुत चर्चित पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो ये इनकी एक रचना है मधुकलश, है ना। मधुकलश से ली गई ये पंक्ति है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी गई है कई बार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना लोकायतन किन दो खंडों में विभाजित है। लोकायतन एक महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत का, लोकायतन। तो पूछ रहा है कि ये किन दो कालखंडों में विभाजित है। व्यक्ति और समाज, जीवन और प्रकृति, बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना, आनंद और प्रकृति। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की ये जो रचना है लोकायतन, अच्छा उसी समय का एक पत्र भी पत्रिका निकलती थी लोकायन, है ना। तो ये ध्यान में रखिए, लोकायन जो है, लोकायन जो है एक पत्रिका है और लोकायतन जो है ये महाकाव्य है। तो ये दो कालखंडों में विभक्त है, बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना। विकल्प संख्या स, तीसरा विकल्प जो है बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना, इन दो कालखंडों में लोकायतन काल जो काव्य है ये विभक्त है, बाह्य परिवेश और अंतश्चेतना। ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, उक्त काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता से है। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, ये सुमित्रानंदन पंत की, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता से है। चार विकल्प हैं, वन बेला, सरोज स्मित, तोड़ती पत्थर, स्नेह निर्झर, बह गया। तो दोस्तों ये जो पहला विकल्प है वनवेला, ये वनवेला का ही, वनवेला में आई हुई पंक्ति है कि हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। ये वनवेला की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यही विडंबना है जीवन की। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कामायनी की। कामायनी आप जानते हैं 1935 में आई हुई रचना है जयशंकर प्रसाद की। और हिंदी की दो रचनाएं दोस्तों, एक कामायनी और दूसरी गोदान। अब आप सुने होंगे कामायनी एक्सप्रेस चलती है, भारतीय रेलवे ने कामायनी पे अपनी एक गाड़ी का नाम ही रख दिया कामायनी एक्सप्रेस, और एक गोदान एक्सप्रेस। सोचिए कैसी चर्चित रचना और कैसी लोकप्रिय रचना। गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का, कि भारतीय रेलवे ने अपनी गाड़ी का ही नाम रख दिया गोदान एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस। तो कामायनी बहुत ही चर्चित रचना है जयशंकर प्रसाद की, और उसी की पंक्ति है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यही विडंबना है जीवन की। चार विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, आनंद सर्ग, रहस्य सर्ग, आशा सर्ग और लज्जा सर्ग। तो दोस्तों ये जो रहस्य सर्ग है, इस रहस्य सर्ग की ही पंक्ति है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है। रामविलास शर्मा हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे दोस्तों, और इन्होंने कहा कि राम की शक्ति पूजा आप जानते हैं निराला जी की कविता है, लंबी कविता है निराला जी की। और आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा निराला जी के साथ रूम पार्टनर के रूप में रहे, लखनऊ में लंबे समय तक उनके कमरे में उनके साथ रहे, रूम पार्टनर जैसे होते हैं। तो रामविलास शर्मा जी निराला जी को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं। निराला की साहित्य साधना इन्होंने लिखी है, इन्हीं की जीवनी है निराला जी की। तो राम की शक्ति पूजा के विषय में कहते हैं कि ये दो कविताओं का सार तत्व है। वो दो कविताएं कौन कौन सी,
सरोज स्मृति और बादल राग, जागो फिर एक बार और बादल राग, जागो फिर एक बार और सरोज स्मृति, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो ये दो चौथा विकल्प है जो दोस्तों, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो ये तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व स्वीकारते हैं किसको? राम की शक्ति पूजा को। राम की शक्ति पूजा बहुत ही चर्चित रचना है हिंदी कविता की, पूरे हिंदी साहित्य की। तो उसको रामविलास शर्मा क्या मानते हैं कि इनकी एक जो तुलसीदास रचना है और सरोज स्मृति, इनकी पुत्री थी सरोज, उन्हीं के निधन पर एक बहुत लंबा शोक काव्य, शोक गीत इन्होंने लिखा, सरोज स्मृति, और तुलसीदास पर भी इन्होंने लिखा। तो तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व मिलता है किसमें? राम की शक्ति पूजा में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है ना? कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? आनंद गोत्र, आशा गोत्र, निर्वेद गोत्र और काम गोत्र। तो दोस्तों कामायनी में जो श्रद्धा है ये काम गोत्रजा है, इसलिए नाम ही इसका कामायनी है, काम गोत्रजा है ना? तो चौथा विकल्प जो है दोस्तों काम, ये सही है। कामायनी में श्रद्धा जो है वो काम गोत्र की है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? यानी छायावाद और उत्तर छायावाद ठीक वैसे ही संबंध है इन दोनों में जैसा संबंध भक्ति काव्य और रीत काव्य में है। ये पंक्तियां किसकी हैं? डॉक्टर बच्चन की, डॉक्टर बच्चन सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की, रामकुमार वर्मा की और रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही कथन है, जिसमें वो कहते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य में मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मानसलवाद, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल, सुमित्रानंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन। पूछ रहा है कि मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, अंचल और मानसल, है ना? तो एक तुकबंदी करके हमने बहुत सारे वीडियो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से, ट्रिकी वीडियो बहुत सारे आप देख लेंगे हमारे चैनल पे। तो याद करने का एक तरीका दोस्तों, है ना, अंचल और मानसल, तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद, जो हिंदी कविता में मानसलवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मौर्य विजय के लेखक कौन हैं? मौर्य विजय, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। मौर्य विजय, तो दोस्तों मौर्य विजय मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, सियाराम शरण गुप्त, है ना? सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। तो इन्होंने मौर्य विजय नाम से एक रचना की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। यानी सियाराम जो हैं, सियाराम की शरण में जाओगे तो मौर्य जी आपकी विजय हो जाएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, है ना? दोस्तों अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि सिंहानल से शांत नहीं होता सिंहानल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? उन्मुक्त, जयद्रथ वध, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा। बहुत ही चर्चित वाक्यांश है, चर्चित कथन है, सिंहानल से शांत नहीं होता सिंहानल। ये ध्येयवाक्य किस काव्य रचना से इसका संबंध है? तो दोस्तों सियाराम शरण गुप्त की ही एक रचना थी उन्मुक्त। इस उन्मुक्त काव्य रचना से ही इसका संबंध है, सिंहानल से शांत नहीं होता सिंहानल, पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने सानेट का प्रयोग किया कि रुबाइयों का प्रयोग किया है, दोहों का कि रोला का प्रयोग किया गया है? तो हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में दोस्तों रुबाइयों का प्रयोग किया है, रुबाइयों का। जैसे अमीर खुसरो ने भी रुबाइयाँ लिखी हैं और उर्दू के बहुत सारे रचनाकारों ने
रुबाइयाँ लिखी हैं। तो ये रुबाई एक प्रकार का छंद होता है ना। तो रुबाइयों में हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य क्या है? आत्मा की। कविता के विषय में तमाम लोगों ने अपने विचार रखे हैं, छायावादी कवियों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने भी, साथ ही संस्कृत के विद्वानों ने भी छायावाद काव्य के विषय में अपने विचार रखे हैं। तो छायावादी कवियों ने भी अपना विचार रखा। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के विषय काव्य के विषय में, कविता क्या है इस विषय में अपना मत रखा। काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, है ना। बहुत बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद सबसे पहले एक कवि थे, उसके बाद नाटककार थे, उसके बाद कहानीकार थे, उसके बाद उपन्यासकार थे, जो थे उसके बाद थे, उसके बाद एकांकीकार थे, जो थे उसके बाद थे। सबसे पहले क्या थे? कवि थे। यानी इनका जो कवि वाला रूप था, ये इनके उपन्यासकार पर वाले रूप पर, इनके नाटककार वाले रूप पर, इनके कथाकार वाले रूप पर, सब पर हावी था। दोस्तों सबसे पहले ये कवि थे। बहुत से इनकी कहानियाँ आप पढ़िए, बहुत से इनके नाटक आप पढ़िए। शुरू में कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई अतुकांत कविता पढ़ रहे हों, इस तरह का वर्णन देखने को मिलता है। तो इसलिए काव्य के विषय में इनका कथन कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? निराला की कौन सी रचना है दोस्तों जिसमें प्रबंधात्मकता है? नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मित। दोस्तों तुलसीदास निराला की एक ऐसी रचना है जिसमें प्रबंधात्मकता देखने को मिलती है। प्रबंधात्मकता आप जानते हैं, प्रबंधात्मकता क्या है? एक मुक्तक होता है, एक प्रबंध होता है। मुक्तक में जो पंक्तियां होती हैं वो पूर्वापर संबंध मुक्त होती हैं, और प्रबंध में जो पंक्तियां होती हैं वो पूर्वापर संबंध युक्त होती हैं। यानी एक पद्य खंड जो है वो अपने आगे और पीछे के पद्य खंड से एक तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो तुलसीदास एक ऐसी रचना है, एक इसमें कहानी चलती है, तुलसीदास के जीवन से संबंधित एक कहानी चलती है। उनका वो ससुराल जाना, वहाँ फिर पत्नी और ससुराल के लोगों ने किस प्रकार से उनका उपहास किया, पत्नी किस प्रकार उनकी लज्जित होती है, तो ये सारी घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं तुलसीदास रचना में। तो इसलिए प्रबंधात्मक काव्य रचना है निराला की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को भी अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह कथन किसका है? कह रहे हैं कि मनु, श्रद्धा, इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को भी अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों मनु, श्रद्धा, इड़ा कामायनी के पात्र हैं, कामायनी के। तो इनके विषय में दोस्तों ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का ये कथन है, मनु, श्रद्धा, इड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ के भी अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कथन दोस्तों स्वयं जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, बहुत ही चर्चित पंक्ति, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। बहुत ही चर्चित पंक्ति, उस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की नहीं हैं, भवानी प्रसाद की नहीं हैं, सुमित्रानंदन पंत की नहीं हैं। दोस्तों ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोख। उक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? पंत, प्रसाद, अज्ञेय, निराला। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोख। दोस्तों ये पंक्तियां हैं हिंदी के बहुत ही
लोकप्रिय कवि जयशंकर प्रसाद की। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, वह भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध। दोस्तों, ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। स्वयं जयशंकर प्रसाद जी अपनी रचना कामायनी के विषय में यह कथन अपना उद्गार व्यक्त करते हैं इस कथन के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? दोस्तों, महादेवी वर्मा जो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसकी भूमिका किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने निहार, जो कि पहली काव्य रचना है महादेवी वर्मा की 1930 में आई हुई, इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, रविंद्र कविता कानन के जो लेखक हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ था। तो बंगाल में लंबे समय तक रहे ये, इनका बचपन बंगाल में बीता। तो रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित थे ये, और इनकी दाढ़ी आप देखें निराला जी की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर दाढ़ी रखे थे, लेकिन मुझे देखने पे कभी कभार ऐसा लगता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसी ही वेशभूषा इनकी थी और उसी तरह का व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व भी उन्हीं की तरह था। तो दोस्तों, निराला जी की ही रचना है ये रविंद्र कविता कानन, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? कामायनी, पल्लव, झरना, लहर। दोस्तों, कामायनी तो 1935 की है, पल्लव पंत जी की रचना है और जो कि छायावाद का घोषणा पत्र कही जाती है। लहर भी बाद की है। 1918 में एक रचना आती है प्रसाद जी की, झरना। प्रसाद जी की रचना है झरना, 1918 ईस्वी की रचना है, जो कि छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, बहुत ही रोचक नाम है इसका, इस रचना का ही, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इसके रचनाकार हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचना के रचनाकार हैं। तो विकल्प संख्या 3 आपकी सही है, श। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता कौन सी है? प्रश्न संख्या 30, महादेवी वर्मा की प्रथम कविता कौन सी है? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, आधुनिक युग की मीरा। इनकी प्रथम कविता दोस्तों कौन सी है? मैं नीर भरी दुख की बदली, जाग बेशुद्ध जाग, सब आंखों के आंसू उजले, अश्रु यह पानी नहीं है। तो महादेवी वर्मा की प्रथम कविता दोस्तों देखी जाए, जाग बेशुद्ध जाग, ये महादेवी वर्मा जी की पहली कविता मानी जाती है, जाग बेशुद्ध जाग। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? प्रलय की छाया जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है, उसकी विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? महाराणा प्रताप का पराभव, यानी उसकी विषय वस्तु क्या है, कहने का मतलब ये, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय और रानी कमलावती का पश्चाताप। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है प्रलय की छाया। इसमें रानी कमलावती जो कि ये ऐतिहासिक पात्र हैं, इनका पश्चाताप प्रलय की छाया में देखने को मिलता है। तो ये जो चौथा विकल्प है ये सही है, रानी कमलावती का पश्चाताप। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न पूछा जा रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला। साहित्य अकादमी सम्मान मिलना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला था? हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी है, समर्पण और माता। तो दोस्तों जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जो पुष्प की अभिलाषा कविता के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही चर्चित रचना है उनकी पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं। तो ये जो पंक्तियां लिखकर अमर हुए ऐसे रचनाकार, उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी हिमतरंगिणी। तो दोस्तों हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी सम्मान 1955 ईस्वी में मिलता है। तो ये भी कभी कभार पूछता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी सम्मान किस वर्ष मिला? तो 1955 ईस्वी में मिला। दोस्तों साहित्य अकादमी सम्मान पर मेरा एक वीडियो है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल की। तो आप देख सकते हैं कि अब तक शुरू से लेकर अब तक जितने भी रचनाएं हैं जो साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं, उनका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, बहुत ही चर्चित पंक्ति दोस्तों, महादेवी वर्मा है ना। जो पहला विकल्प है दोस्तों महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की ही पंक्ति है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, है ना। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं और बहुत ही भावमय कविताएं लिखने के लिए जानी जाती हैं महादेवी वर्मा। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 34, उत्तरायण महाकाव्य है ना। सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम कुमार वर्मा। दोस्तों उत्तरायण महाकाव्य बहुत ही चर्चित महाकाव्य है। जो चौथा विकल्प है दोस्तों राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी का बहुत ही चर्चित महाकाव्य है उत्तरायण, है ना। राम कुमार वर्मा जी का, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। राम के कुमार कौन है? राम के कुमार लव और कुश हैं, है ना। लव और कुश की चर्चा रामायण के किस कांड में मिलती है? दोस्तों उत्तर कांड में लव और कुश की चर्चा मिलती है। तो उत्तरायण से आप राम कुमार वर्मा कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस तरह से आप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। आकाश गंगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो आकाश गंगा एक काव्य संग्रह है दोस्तों। इसके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में दोस्तों ये जो दूसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, ये आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक नाम है आकाशदीप। आकाशदीप एक कहानी है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, लेकिन आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है ये राम कुमार वर्मा का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। इस पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जैसे अज्ञेय जी हैं, अथवा महादेवी वर्मा हैं, अथवा हरिवंश राय बच्चन हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। निराला जी, अज्ञेय, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, इस पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। इसकी कवित्री महादेवी वर्मा है इस पंक्ति की। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया हम बिस्पाई जन्म के काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सोमन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। हम बिस्पाई जन्म के बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो दोस्तों हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य संग्रह के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचा गया यह काव्य संग्रह है हम बिस्पाई जन्म के। दोस्तों इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण यानी कृष्ण जब बालक थे बचपन में, तो इन्होंने पूतना का दूध पिया था। तो पूतना के दूध में क्या था?
विष ही तो था। तो हम विषपाई जन्म के, तो बाल कृष्ण यानी छोटे से जो कृष्ण हैं उनके विषय में कहा जा सकता है कि हम विषपाई जन्म के। तो इस तरह से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। मैं ट्रिक भी बताते चल रहा हूँ जिसका आसानी से मिल जा रहा है ट्रिक। पंचवटी प्रसंग काव्य संग्रह के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त। पंचवटी प्रसंग जयशंकर प्रसाद निराला, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों पंचवटी प्रसंग काव्य संग्रह के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पंचवटी प्रसंग काव्य संग्रह के रचयिता हैं। एक दूसरी रचना है खाली पंचवटी, तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई, लेकिन पंचवटी प्रसंग जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई। दोस्तों जयशंकर प्रसाद पहले ब्रजभाषा में ही लिखते थे, कलाधर उपनाम से लिखते थे जयशंकर प्रसाद। तो इनकी कौन सी रचना पूछ रहा है कि पहले ब्रजभाषा में थी बाद में खड़ी बोली में आ गई। कानन कुसुम, आंसू, झरना, प्रेम पथिक। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक रचना जो है ये पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में जो है दोस्तों ये खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि अड़िमा के रचनाकार कौन है। अड़िमा एक काव्य संग्रह है दोस्तों। इसके रचनाकार का नाम पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों अड़िमा काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अड़िमा, अनामिका, अर्चना, ये सब रचनाएं जो हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो बहुत ही चर्चित रचना है अड़िमा। तो इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 41। आचार्य शुक्ल ने किस कवि को मधुचर्या का कवि कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस कवि को आचार्य शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा? मधुचर्या आप जानते हैं ओज गुण, माधुर्य गुण, ये सब गुण होते हैं कविता के। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ये 3 गुण माने गए हैं कविता के, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो माधुर्य गुण के कारण आचार्य शुक्ल ने मधुचर्या का कवि किसको कहा? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने माधुर्य गुण के कारण जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा। यह भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, उसी में सब होते अनुरक्त। यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में हैं? बहुत ही चर्चित पंक्ति है कामायनी की। किस सर्ग से ये पंक्ति ली गई है? चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है श्रद्धा सर्ग से ली गई है। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, उसी में सब होते अनुरक्त। श्रद्धा सर्ग से दोस्तों ये पंक्ति ली गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। अतीन्द्रिय बोध का कवि कौन कहा जाता है? अतीन्द्रिय बोध है ना, अतीन्द्रिय बोध, प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध, पंत। अतीन्द्रिय बोध है ना, इंद्रियां आप जानते हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो अतीन्द्रिय बोध का कवि किसको कहा जाता है? दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अतीन्द्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो ये विकल्प संख्या 2 निराला ये अतीन्द्रिय बोध के कवि कहे जाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कौन कहा जाता है? यानी अतीन्द्रिय बोध के कवि कौन हो गए? निराला हो गए। अब संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, निराला, केशवदास। तो दोस्तों संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कहे जाते हैं। संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि। और दोस्तों केशवदास का भी नाम इसमें आया हुआ है। केशवदास रीतकाल के कवि थे, अब यहाँ इनका नाम आ गया। तो केशवदास जो हैं ये इंद्रिय बोध से रहित कवि दोस्तों माने जाते हैं, है ना। आप जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में कहा था कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था। तो ये इंद्रिय बोध से रहित कवि कहे जाते हैं और
संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कौन माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। और अतीन्द्रिय बोध के कवि कौन माने जाते हैं? निराला। इसके पहले जो प्रश्न है तो मिलते जुलते प्रश्न है, संवेदनशील इंद्रिय बोध, अतीन्द्रिय बोध और इंद्रिय बोध से रहित कवि। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली हिंदी की पहली लेखिका कौन मानी जाती है? नारी विमर्श पर लिखने वाली, नारी विमर्श पर आजकल बहुत लिखा जा रहा है दोस्तों, और हिंदी कविता में, हिंदी कथा जगत में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि वर्तमान में नारी विमर्श पर लिखने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसमें नारी विमर्श पर लिखने वाली हिंदी की पहली लेखिका कौन है? चित्रा मुद्गल। 4 विकल्प दिए गए हैं, चित्रा मुद्गल, मैत्रेयी पुष्पा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चित्रा मुद्गल और मैत्रेयी पुष्पा तो आधुनिक युग की बहुत बड़ी लेखिकाएं हैं और वर्तमान में भी सक्रिय हैं लेखन में। तो दोस्तों ये जो तीसरा और चौथा विकल्प बचता है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, तो शुरुआत में इन्हीं दोनों लोगों ने नारी विमर्श की बात की, तो इसमें महादेवी वर्मा का नाम सबसे पहले आता है। तो महादेवी वर्मा हिंदी की पहली लेखिका हैं जो नारी विमर्श पर सबसे पहले अपनी कलम चलाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त वह लिख उठा है, वह है मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। यानी रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। दूसरा विकल्प, प्रभाकर माचवे। दोस्तों पहला विकल्प अपने आप में सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही सत्य है, पहला भी सत्य है। अब आगे देखते हैं और विकल्पों को देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है कि प्रभाकर माचवे व विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना तथा नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। अब इसी एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का पहला, वो छायावाद का पहला कवि माना, या छायावाद का पहला कवि मतलब छायावाद का प्रवर्तक माना, पहले कवि से नहीं मतलब है यहाँ, छायावाद का प्रवर्तक माना। और नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। तो कभी कभार पूछ सकता है वैसे भी नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, या माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, या आचार्य शुक्ल के द्वारा छायावाद का प्रवर्तक कौन है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो ये दूसरा विकल्प भी अपने आप में सही है। तीसरा विकल्प है, इलाचंद्र जोशी व गणपत चंद्र गुप्त ने प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले कौन थे? गणपत चंद्र गुप्त और इलाचंद्र जोशी। तो ये विकल्प भी सही है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी, ये सत्य है, यानी ऊपर के सभी विकल्प अपने आप में सही हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। प्रभाकर माचवे, विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना। इलाचंद्र जोशी और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। ये सारे विकल्प अपने आप में सही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, चमत्कार का, अभिव्यंजना का, चारुता का। दोस्तों छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? यानी प्रसाद का जो काव्य है उसमें किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता देखने को मिलती है प्रसाद के काव्य में, कि चमत्कार देखने को मिलता है, कि अभिव्यंजना देखने को मिलती है, कि चारुता, चारुता माने सौंदर्य देखने को मिलता है, चारु माने सुंदर होता है। तो दोस्तों चारुता भी देखने को मिलती है, विदग्धता चमत्कार भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभिव्यंजना अपने उत्कर्ष पर दोस्तों मिलती है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद जो हैं उनकी कविता में अभिव्यंजना अपने उत्कर्ष पर दोस्तों मिलती है। इसलिए विकल्प संख्या जो तीसरा विकल्प है ये अपने आप में सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, गुंजन पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है। गुंजन तथा उच्छ्वास पंत जी की प्रथम रचना है।
प्रश्न विकल्प संख्या 2, पंत जी की स्वर्ण किरण रचना अंतश्चेतनावादी है व अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। विकल्प संख्या 3, महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। और उपरोक्त सभी। तो देखा जाए दोस्तों तो ये जो उपरोक्त सभी चौथा विकल्प है ये अपने आप में सही है, क्योंकि ऊपर के सारे कथन अपने आप में सही हैं। गुंजन जो है ये पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना कही जाती है और उच्छ्वास इनकी पहली रचना है, तो ये विकल्प भी सही है। पंत जी की एक रचना है स्वर्ण किरण, ये रचना अंतश्चेतनावादी कही जाती है और अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है, क्योंकि पंत जी स्वयं अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित थे ये। महादेवी वर्मा ने सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था, ये कथन भी सही है। तो चौथा विकल्प अपने आप में सही है, क्योंकि ऊपर के सारे विकल्प अपने आप में सही हैं। प्रश्न संख्या 49, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह परिमल, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, गीतिका। तो दोस्तों निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो अपने निराले भाव के लिए जाने जाते हैं, इनका प्रथम काव्य संग्रह है दोस्तों परिमल, है ना। परिमल जो है निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है, तो पहला विकल्प दोस्तों अपने आप में सही है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? परिमल। आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जयशंकर प्रसाद, पहला विकल्प, जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से रचनाएं किया करते थे, सत्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी, असत्य है पूछ रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से रचनाएं किया करते थे, ये अपने आप में सही है। झारखंडी नाम इनका बचपन का नाम था जयशंकर प्रसाद का, और कलाधर उपनाम से रचनाएं करते थे, ये सही है अपने आप में। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, पूछता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था, तो ये कथन भी सही है अपने आप में। तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। और चौथा विकल्प है भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। तो दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है ये भी सही है, क्योंकि जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है, ये सही है अपने आप में। और महादेवी वर्मा अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं थी दोस्तों, ये जो तीसरा विकल्प है ये गलत है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी दोस्तों, बौद्ध दर्शन से, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं थे। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इस प्रकार ये 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आप लोगों के बीच में लेके आया, और उम्मीद है कि आप इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसके आगे मैं 50 प्रश्नों की फिर एक श्रृंखला लेके छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, हालावाद, ये जो तीनों 18-20 सालों में ये जो 3 काव्यधाराएं चली, इन पर जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर फिर मैं 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला आगे लेके आऊँगा। और आपका प्रेम इसी तरह से मिलता रहे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।